देखिए, कक्षा दसवीं वार्षिक परीक्षा पूरे मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की तैयारी में करवा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान में मात्र 2 ही दिन का गैप मिला है, इसलिए इसको भी पहले से ही याद करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2022, वार्षिक परीक्षा 2022। ठीक है, प्रश्न बैंक आप लोग का पेपर पिछले साल का भी प्रश्न बैंक से आया था, प्री बोर्ड में भी पूरा प्रश्न बैंक से ही आया था ना। और तो वार्षिक का भी कहाँ से निकलेगा, प्रश्न बैंक से निकलेगा। तो मैं प्रश्न बैंक 2022 से तैयारी करवा रहा हूँ। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मार्केट में आप लोग को ये जीपीएच कंपनी के और जीवाई कंपनी के प्रश्न बैंक मिल रहा है। ठीक है, एमपी बोर्ड ने विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक डाला है उसने वहाँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो जीबीआई कंपनी ने यहाँ पर, जीबीआई कंपनी और जीपीएच कंपनी ने यहाँ पर प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बना करके लेकर के आ गई है। और मार्केट में 20-20 रुपये, 25-25 रुपये के क्या मिल रहे हैं, प्रश्न बैंक मिल रहे हैं। कितने रुपए के, 20-25 रुपये के। तो मैं आप लोग को लिखवाऊंगा नहीं, लिखा लिखाया आंसर आपको कायम मिल जाएगा, प्रश्न बैंक वाली गाइड में मिल जाएगा। मैं आप लोग को सिर्फ क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो आप सभी लोग सामने सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक खोल करके बैठ जाओ। ठीक है, क्या खोल के बैठ जाओ, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक निकाल करके बैठ जाओ। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने प्रश्न बैंक नहीं लाया है वो एक कॉपी निकाल करके बैठ जाओ। और समझते भी जाना है, नोट भी करते जाना है और बारीकी सुनना है, सुनने से पूरा याद हो जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे, हम समझने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण किसको बोलते हैं, प्रिंटिंग। गाइड छप के आ रही, निकल के आ रही है, इसकी मुद्रित हुई ना, ये छपाई का काम काफी चालू है। अभी 200-300 साल पहले से छपाई का काम चालू हुआ है। नहीं तो उसके पहले कि एक किताब लिखने के लिए कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, प्रिंटर मशीन नहीं होती थी, तो हाथ से किताब कॉपी करना पड़ता था। सोचो कितना कठिन काम था। आज मशीन में रखे, खटखट एक किताब निकल के छपके बन के आ गई, हो गई तैयार। और पहले जो पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं उनको कॉपी करते करते बुक वो कैसे कॉपी करें, हाथ से लिख लिख के कॉपी करें, कितनी मेहनत नहीं लगी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस अध्याय को हम पूरा समझेंगे बारीकी से। ठीक है, तो चलिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जापान में 1868 ईस्वी में, जैसे अभी 2022 चल रहा ना, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1868। जापान में 1868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? जापान में 1868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? डायमंड सूत्र। कौन सी किताब छपी थी? डायमंड सूत्र। याद रहेगा, याद कर लो यहीं पर। जापान में 1868 में कौन सी किताब छपी थी? याद कर लो, यहीं याद होना चाहिए, घर पे भी नहीं, यहीं पर याद होना चाहिए। ठीक है, जापान में 1868 में कौन सी किताब छपी थी? डायमंड सूत्र। अगला, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में आई? किताब छापने वाली तकनीक, मुद्रण की जो तकनीक होती है, सबसे पहले कौन से देश में आई? चीन में, चाइना में। सबसे पहले वहीं से आता है। कोरोना भी पहले वहीं से आया, डुप्लीकेट आइटम भी पहले कहाँ से आए? वहीं से आए, बिल्कुल। ठीक है, तो मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश से आई? चीन से आई। किस देश से आई? चीन से। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश से आई? चीन से आई। किससे आई? चीन से, है ना। अगला, भारत में प्रेस का जनक, वो वाली प्रेस नहीं, कपड़े में करने वाली, कौन सी प्रेस? छापने वाली प्रेस। ठीक है ना। भारत में प्रेस का जनक किसे कहते हैं? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बिक्की में हिक्की कर दो। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या बोला मैंने? क्यों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन है? भारत में प्रेस का जनक। याद रहेगा, भारत में प्रेस का जनक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है,
भारत में प्रेस का जनक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया? संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कौन सी किताब छापी? संवाद कौमुदी। कौन सी किताब? संवाद कौमुदी। ठीक है, आ रहा समझ में? कौन सी किताब छापी? संवाद कौमुदी किताब। ठीक है। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। अगला, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। याद रहेगा बिल्कुल। बता, मार्टिन लूथर कौन था? तू रहेगा बेल। कौन था? पीछे कौन था मार्टिन लूथर? इधर कौन था मार्टिन लूथर? वेरी गुड, है ना। लड़की लोग बस रहती पढ़ने वाली, सब बेल रहते बिल्कुल। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक। अब प्रश्न है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 ईस्वी में। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। अगला, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक कौन सी किताब? अच्छे समझो। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी। किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। याद रहेगा, गुलामगिरी किताब किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। अगला, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? पंचांग। जो पंचांग होता है, कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर पंचांग, पंचांग को कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है। पंचांग जो होता है वो चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा का समय और लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी, आज सोमवार है मंगलवार, कौन देता है? पंचांग या कैलेंडर देता है। अगला प्रश्न, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहते हैं? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इस्लामी कानून का विद्वान होते हैं, ठीक है, और शरिया के विद्वान को अपन क्या कहते हैं? उलमा कहते हैं। अगला, एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता था? एक पैसिया, जो पैसिया की किताब बेचता है उसको अपन क्या कहते थे? क्या कहते हैं? क्यों? पैसिया किताब बेचने वाले को क्या कहते हैं? चैपमैन। क्या कहते हैं? पैसिया किताब बेचने वाले क्या कहलाते हैं? याद कर लो बिल्कुल, पैसिया किताब बेचने वाले चैपमैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चैपमैन। अगला, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? अमर जीवन नामक आत्मकथा, अमर जीवन किसने लिखी? रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखी? अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी। अगला, किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, कि ये किसने लिखा है? इरेस्मस। किसने लिखा है? इरेस्मस। किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, किताब कैसी है? भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, ये किसने लिखा है? इरेस्मस। इरेस्मस ने ना। अगला, अब यहां पर आपको बताना रिक्त स्थान की पूर्ति। इंग्लैंड में एक पेशिया या पेनी चेकबुक बेचने वाले को क्या कहते हैं? चैपमैन। क्या कहते हैं? चैपमैन। अगला, गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपनी प्रिंटिंग मशीन में खालिस्तान नामक पहली पुस्तक छापी, बाइबल छापी। ठीक है, गुटेनबर्ग ने 1478 ईस्वी में, कितने साल पहले की बात होगी, कब से आ गया प्रिंटर, है ना। अपनी प्रिंटिंग मशीन में कौन सी किताब छापी? बाइबल छापी। अगला, छपाई के लिए कंपोज करने वाला क्या कहलाता है? ये आया था ना प्री बोर्ड परीक्षा में, प्री बोर्ड में आया था। छपाई के लिए कंपोज करने वाला क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। जो छपाई के लिए जो कंपोज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं?
कंपोजिटर कहते हैं। अगला, चीनी बौद्ध प्रचारक। चाइना में बौद्ध धर्म, महात्मा जो बुद्ध थे वो भारत देश के थे। कहाँ के थे? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ भारत देश में। महात्मा बुद्ध रहने के लिए कहाँ पे गए? चाइना। और चाइना के लोग को उन्होंने कराटे वराटे सिखा दिए, तो चाइना के लोग उनको क्या मानते हैं? भगवान। अब चाइना में पूरा बौद्ध धर्म चलता है। अब वो लोग अब बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ पर आते हैं? भारत आते। कहाँ आते हैं? भारत। ठीक है। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीकी लेकर कहाँ पर आए? जापान आए। चाइना के लोग ने छपाई का ज्ञान किसको दिया? जापान वालों को दिया। ठीक है। तो चाइना बौद्ध प्रचारक, चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 ईस्वी में कहाँ पर आए? जापान आए। अगला, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को खालिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? बेलम। जानवर के चमड़े पर लिखा जाता था। ठीक है, चमड़ा सूखा करके लिखा जाता रहा होगा। तो चर्म पत्र या जानवर के चमड़ों से बनी लेखन की सताई को क्या कहते थे? बेलम कहते थे। क्या कहते थे? बेलम। याद जाएगा, बेलम किसको बोलते थे? जानवर के चमड़ों से बनी लेखन की सताई को क्या बोलते थे अपन? बेलम। अगला, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया? कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। कहाँ पर किया गया? सबसे पहले रामायण की किताब रामचरितमानस कहाँ छपी? कलकत्ता में छपी। कहाँ छपी? कलकत्ता में। ठीक है। अब सत्य असत्य बताना है। क्या बताना है? पहला, पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती थी क्या? नहीं, बहुत महंगी होती पांडुलिपि। ठीक है। ये क्या है आपका? असत्य है। अगला, गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे। गलत, ये भी असत्य है। अगला, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था। सही बात है, सत्य। अगला, गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। सत्य। गुटेनबर्ग ने जो 2 बाइबल की किताब छापी थी वो एक जैसी थी क्या? नहीं थी। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा। सत्य है। ठीक है। चाइना का जो कागज था वो कहाँ पहुंचा? यूरोप पहुंच गया। अब एकदम से मान चलो कि तुमने कागज जिंदगी में कभी देखे नहीं, तुम लकड़ी के छाल रहा है, कहीं जानवर को काट रहा हो, चमड़ा सुखा रहा है, उस पर तुम लिख रहे हो, और एकदम से अगर तुमने देखे, अरे ये क्या है यार, कागज लिखा लिखाया, ये कहाँ से बना? तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे ना, है नहीं? नहीं। तो जापान के लोग भी ऐसे कायम पड़ गए थे, आश्चर्य में क्या हो गए थे? पड़ गए थे। अब आपका यहाँ पर प्रश्न है, पांडुलिपियाँ क्या थी? कौन सी लिपि? पांडुलिपि। पांडुलिपि, पांडु अच्छा नाम है। ठीक है। पांडुलिपि कौन सी लिपि? वो नायक पिक्चर में पांडु रहता है ना, पांडु, और भाई पांडु कैसा है? ठीक है ना? नायक पिक्चर देखे अनिल कपूर वाली नायक पिक्चर, एक दिन का मुख्यमंत्री बनता सीएम, उसमें पांडु रहता है कि वो चप्पल दिखाता है, वो बोलता है पहले चप्पल का गोबर साफ कर पहले करके, ना। ठीक है। पांडुलिपि कौन सी लिपि? पांडुलिपि। पांडुलिपि मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। यह ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। अपन कई लोग बोलते हैं ना कि पांडुलिपि, सियाने बुढ़े लोग बोलते हैं पांडुलिपि किताब में दबा कर रखो, इतना से रहता भोजपत्र पांडुलिपि। ठीक है। ताड़ के जो वृक्ष होते, ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष को अपन ने छीले तो इतना बड़ा एक निकलता था कागज। ठीक है। ताड़ के वृक्ष, उस पर जो लिखा जाता था उसी को अपन क्या बोलते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं? तुम लोग ने देखा होगा, तुमने घर पे रखा भी होगा। ठीक है ना कि नहीं? पांडुलिपि। ठीक है। ताड़ का एक वृक्ष लिए, उसको छीलिए अपन ने तो इतना बड़ा एक निकलता बारीक सा कागज। ठीक है। उसको मोड़ नहीं सकते, मोड़ोगे तो फट जाएगा वो, उस पर लिखा करते थे, उसको अपन क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। अगला, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? पांडुलिपि जो थी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास क्यों नहीं पहुंच पाई? तो देखिए, पांडुलिपियाँ बहुत नाजुक होती थी। पांडुलिपि में ताड़ का तुमने वृक्ष काटे, उस पर तुमने लिख दिए, नाजुक मतलब मुड़ जाती, जर रही में टूट नष्ट हो जाती थी। ठीक है। पांडुलिपि बहुत क्या होती थी? नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी होती थी। और कैसी होती थी? महंगी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी से पकड़ना पड़ता था,
काय से पकड़ना पड़ता था? बड़ी से, कुछ चिमटा मिमटा कुछ रहा होगा उससे पकड़ना पड़ता था। और दूसरा, लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उनको पढ़ना आसान नहीं था। और पांडुलिपि में जो भाषा लिखी जाती थी उसको तुम पढ़ नहीं पाओगे। कोई दूसरी लिपि लिख रहा, कोई दूसरी लिपि लिख रहा, ठीक है। पढ़ना आसान था क्या? नहीं था। इसी कारण उनका प्रचार क्या रहा? सीमित रहा और हर व्यक्ति के पास पांडुलिपि नहीं पहुंच पाई। अगला, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी है। गुटेनबर्ग ने कौन सी किताब छापी? बाइबल की किताब छापी, ठीक है। बाइबल क्या है? कि क्रिश्चियन लोग का धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। उसकी किताब छापी, उसकी 2 विशेषताएं लिखी है। तो देखिए, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई बाइबल किताब की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, इसके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और चित्रकारी की थी। हाशिए का मतलब होता है इस तरफ जो हाशिए पड़ता है ना, ये अपन स्केल से पढ़ते हैं तो हाशिए पर जो कलाकार थे उन लोगों ने हाथ से कलाकारी करी थी और टीकाकारी करी थी। दूसरा, कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। हर प्रति का हर पन्ना क्या था? अलग था। एक पन्ना अलग है, दूसरा पन्ना अलग है, तीसरा पन्ना क्या है? अलग है, ठीक है। हर प्रति का अलग, हर पन्ना क्या था? अलग अलग था। अगला, पंचांग किसे कहते हैं? ये आईएमपी लग रहा है मेरे को, ठीक है, आ सकता है। पंचांग किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है तुम्हारा? पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग किसको बोलते हैं? अभी आता ना पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का पंचांग कैलेंडर, ठीक है, अपन लोग पढ़ते हैं उसको। पंचांग किसको बोलते हैं? एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। देखो, अंग्रेज लोग ने अभी अभी बता पा रहा है 200 साल पहले कि क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कैसा होता है और चंद्र ग्रहण कैसा होता है। और भारत देश का जो पंचांग कैलेंडर आता है उनने आज से 5-6 हज़ार साल पहले बता दिया कि 9 ग्रह होते हैं। और कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले से अपन लोग 9 ग्रह की पूजा कर रहा है। और अंग्रेज लोग ने अभी अभी दूरबीन से देखे और तब जाके बताया कि कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में जो पंचांग कैलेंडर होते हैं अपने भारत देश के विद्वान लोग ने 5,000 साल पहले बता दिए। और अंग्रेज लोग को अब जाके दूरबीन से देखते वो लोग 100 साल पहले से, और तब उनको पता चला, है ना कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है, ये सिस्टम रहता है। तो पंचांग किसको बोलते हैं? पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर को कहा जाता है। पंचांग 5 अंग शब्द से बना है। पंचांग मतलब 5 अंग। हम इसे पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 प्रमुख अंगों से बना है। ये 5 अंग कौन कौन से होते हैं? नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र बताया जाता है उसमें। दूसरा, तिथि, किस तिथि, कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी तिथि अशुभ है। तिथि, योग, योग। अगला, करण, करण बताया जाता है। और अगला, बार, कौन सा बार है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, ये बार बताया जाता है। इसलिए इसको अपन पंचांग बोलते हैं। पंचांग में कौन कौन से 5 अंग होते हैं? नक्षत्र, तिथि, योग, करण, बार। नक्षत्र, तिथि, योग, करण और बार। मेरे को याद हो गया, नक्षत्र, तिथि, योग, करण, बार। अगला, कंपोजिटर क्या है? कंपोजिटर किसे कहते हैं? तो कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को कहते हैं। कंपोजिटर किसको बोलते हैं अपन? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला कहलाता है। अगला, गेली से क्या अभिप्राय? गेली किसको बोलते हैं? गेली, गेली वह धातुई फ्रेम है जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। देखो, धातु का एक फ्रेम लिए, उसमें कागज फंसा दिए और अपन छपाई कर रहा है, ठीक है। तो जो धातु का जो फ्रेम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गेली कहते हैं। क्या कहते हैं? गेली, ठीक है। क्या कहते हैं? गेली। अगला, उल्मा से क्या आशा है? उल्मा किसे कहते हैं? उल्मा किसे कहते हैं? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को अपन क्या कहते हैं? उल्मा कहते हैं। जो इस्लामी कानून का विद्वान होता है, अपन लोग पंडित बोलते कि नहीं? क्या जब मतलब वेदों को ज्ञाता है तो मतलब महाराज जी पंडित है, श्री 1008 है ना, ये नहीं। उसी प्रकार इस्लामी कानून के विद्वान और शरिया के विद्वानों क्या बोलते हैं? उल्मा। फतवा से क्या आशा है? फतवा, फतवा अपन बोलते हैं फतवा जारी हो गया है। फतवा किसको बोलते हैं?
अनिश्चय की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को फतवा कहते हैं। जो लोग इस्लामी कानून जानते हैं क्या बोलते हैं उनको? मौलाना। ठीक है, इस्लामी कानून जानने वाले। ठीक है, जब वो विद्वान होते, जब वो कोई घोषणा कर देते हैं, उन्हें घोषणा कर दी है कि ऐसा करना है वैसा करना करके, है ना कि नहीं, नमाज में आना है, ऐसा कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फतवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फतवा जारी करना, मतलब कि इस्लामी कानून जारी करना। अगला, प्रोटेस्ट धर्म सुधार से क्या आशय था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? तो 16वीं सदी में, कब की बात है? 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहलाता था। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। ठीक है, अगला, लक्ष्मीकांत बेजबरुआ कौन थे? लक्ष्मीकांत बेजबरुआ कौन थे? क्या प्रश्न आएगा तुमको? लक्ष्मीकांत बेजबरुआ कौन थे? अच्छा नाम है, बेजबरुआ। ठीक है, बरुआ। लक्ष्मीकांत बेजबरुआ कौन थे? तो लक्ष्मीकांत बेजबरुआ, हाँ सॉरी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे, है ना? तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। क्या थे? आधुनिक असमिया साहित्य के एक क्या थे? वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु, बूढ़ी आयर साधु मतलब दादी की कहानियाँ, उनकी उल्लेखनीय किताब है। उनने कौन सी किताब छापी थी? बूढ़ी आयर साधु। बूढ़ी आयर साधु, इसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलता है? दादी की कहानियाँ। किसने छापी थी? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ओ मोर अपुनर देश भी लिखा। ठीक है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है ओ मेरी प्यारी भूमि। अगला, छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के क्या विचार है? जब इरेस्मस ने छपी किताब को देखा तो उसने क्या बोला? उसके मन में कौन से विचार आए? तो देखो, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है। ठीक है, इरेस्मस ने क्या बोला? किताबें कैसी है? भिनभिनाती हुई मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां तक नहीं पहुंच जाती? ये बेकार का ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए, है ना। इरेस्मस ने बोला कि इतनी किताब छप रही, इतनी किताब छप रही, कोई भी कच्छू भी छाप दे रहा है, तो भिनभिनाती हुई मक्खियों की तरह है। अच्छी चीज़ की अगर अधिकता हो जाए तो वो भी हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है ना कि नहीं? अभी तुम लोग 10-15 प्रकार के गाइड खरीद लो, तुम कंफ्यूज जाओगे, इसलिए एक गाइड लो और एक गाइड से पढ़ो। ज़्यादा दिमाग लगाने का है क्या? नहीं है। अगला, चेप बुक से क्या आशा है? चेप बुक, पॉकेट बुक के आकार की किताबों को चेप बुक कहते हैं। चेप बुक मतलब नकल करने के लिए कई लोग जाते हैं ना, 33 चेप बुक आती है छपी वाली, है ना कि नहीं? गुटका बोलते उसको अपन, है ना। हम लोग पढ़ते थे, कई लोग के पास गुटका पकड़ाते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, 5-5 रुपये गुटका आते थे, नकल मारने के लिए खरीद लिए, जेब में भर लिए और पेपर देने चलेगा। ठीक है। पॉकेट बुक के आकार की किताब को अपन चेक बुक कहते हैं, जो जेब के अंदर आ जाए। ठीक है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। फेरी वाले, अरे ले लो रे भैया चेक बुक ले लो, चेक बुक ले लो, फेरी वाले बेचते थे। ठीक है। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुए थे। ये कब लोकप्रिय हुए थे? 16वीं सदी में क्या हुए थे? लोकप्रिय हुए थे। यह अध्याय तुम्हारा क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। ये लो।